किया था, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। अच्छा, सबसे पहले हाँ, आपने वो सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स वाला सेकंड पॉइंट था ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एक बार बता दो। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, जैसे मान लो आपने आप किसी ऑडिट पे गए थे, आपने आपके वर्किंग पेपर्स रेडी कर लिया, ठीक है। नाउ वर्किंग पेपर्स में आपने क्या किया था, कोई भी एक चीज को 2 बार लिख दिया, ठीक है। या फिर मान लो कि कोई ब्लैंक पेपर रह गया, उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, बाकी पूरा ब्लैंक पेपर रह गया आपका। ना वो एक लाइन जो थी वो हमने सिर्फ रफ के हिसाब से लिख दिया था, मतलब क्वेरी शीट हेडिंग डाल दी, बट वहाँ पे कोई क्वेरी लिखी नहीं, अनदर पेज पे हमने क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है। तो अब जब हम वर्किंग पेपर्स को अटैच कर रहे हैं हमारी ऑडिट फाइल के अंदर, तो ये जो फालतू के पेपर्स हैं, इन फालतू के पेपर्स को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। इस वर्क को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, ओके। पेपर्स को सिस्टमेटिकली जमाना, जो रफ पेपर्स है उनको हटा दो, जो कोई पेपर है ऐसा जो डुप्लीकेशन कर रहा है उसे हटा दो। जैसे मैंने कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर 2 कॉपीज निकाल लिए थे, ठीक है, कैश के 2 कॉपीज निकाल लिए, तो मेरे लिए तो एक ही कॉपी रिलेवेंट है, एक तो मेरे लिए क्या हो गई, फालतू की हो गई, तो इन सबको हटा दो, इसे कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के वर्क। और इनके एग्जाम्पल दिए कि जो सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स है उनको हटा दीजिए, ठीक है, डिलीट सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स। मैम यस मैम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट नोटबुक में डिफरेंस क्या हुआ मैम? दोनों एक जैसे तो लग रहे हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हुआ जब हम जाकर के वर्किंग पेपर्स बना रहे हैं, वो हुआ हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ इन डॉक्यूमेंट्स को जब हमने किसी फाइल में लगा दिया तो वो हो गई हमारी ऑडिट फाइल, ठीक है। ऑडिट नोटबुक क्या है, नोटबुक में ये लोग कहते हैं कि आपने ये जो किसी भी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं उसके जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं उनको वापस से एक अलग नोटबुक में क्या करो, आप लोग फिल कर लो, ठीक है। जैसे नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसका एमओए क्या कहते हैं, एओए क्या कहते हैं, आपको ऑडिट के बीच में कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला हो या सिग्निफिकेंट डिस्कशन किया हो आपने, या फिर आपके कोई रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, ठीक है, जो भी नॉर्मली परमानेंट नेचर के जो आपकी करंट ईयर की ऑडिट से रिलेटेड चीजें हैं, वो आप लोग क्या करो, एक अलग नोटबुक और बनाओ, उसके अंदर ये सारी चीजें एक बार वापस से नोट डाउन कर लो, तो उसको हमने कहा ऑडिट नोटबुक। 3 चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइल एंड ऑडिट नोटबुक। डॉक्यूमेंटेशन हमारे एक तरह से लूज पेपर्स हो गए, हमने क्या क्या ऑडिट में प्लानिंग किया था, है ना, कैसे हमने उसे प्लान किया, क्या ऑडिट एविडेंसेस हमने ऑब्टेन किए, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हमने लगाए वहां पे, और इन सब के बेसिस पे हमने कंक्लूजन कैसे निकाला, इन सब की जो वर्किंग करी है हमने, ये वर्किंग हम करते क्लाइंट प्लेस पे जाकर के, ठीक है। हमारे पास सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहते हैं, उस समय पे ये सारी वर्किंग करते हैं, तो इन सारे अलग अलग पेपर्स को हमने कहा वर्किंग पेपर्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नाउ इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने जब ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, तो विथ ऑडिट रिपोर्ट और ये सारे वर्किंग पेपर्स हमने क्या किया, विद इन 60 डेज ऑडिट फाइल के अंदर हमें इसे बाउंड कर देना है, यानी कि मर्ज कर देना है एक ऑडिट फाइल के अंदर। फिर अब इस डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑडिट फाइल कह देते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्स बाउंड हो जाते हैं तो हम इसे क्या कह देते हैं, ऑडिट फाइल कह देते हैं। नाउ नोटबुक क्या कहा, नोटबुक एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जस्ट बुकिश कॉन्सेप्ट है, कि आप इन सब की जो भी आपने वर्किंग पेपर किया है, बनाए हैं, इनमें से जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है इनको निकाल करके एक अलग नोटबुक में और लिख दो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम वो ऑडिट नोटबुक क्या कर सकते हैं, देख करके खुद को सेफर साइड में ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स आ गए आपके।
तो इसलिए उसको हमने क्या कह दिया, ऑडिट नोटबुक कह दिया। क्लियर तीनों में डिफरेंस? कुछ कुछ एक तो सेम ही है ना? हाँ, कुछ कुछ सेम ही है, कुछ कुछ नहीं, बस एक एक स्टेप्स का डिफरेंस है। डॉक्यूमेंटेशन में लूज पेपर है, ऑडिट फाइल में वो चीजें, जैसे मानो आपके पास में टेस्ट देने के लिए पेपर कॉपी नहीं थी, आप टेस्ट कॉपी एग्जाम में ले जाना भूल गए, आपका टेस्ट था स्कूल में, तो आपने आपके फ्रेंड से एक लूज पेपर लिया पिन अप का, टेस्ट दिया, तो केवल टेस्ट दे रहे हो आप, आपने वो टेस्ट दे करके मैम को सबमिट करवा दिया, वो क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वो आपका वर्किंग पेपर हो गया। अब मैडम ने कहा कि इसको जाकर के अपनी टेस्ट कॉपी में पेस्ट कर देना, तो अब आपने क्या किया, सिर्फ उसको पेस्ट कर दिया, तो अब वो आपकी क्या बन गई, ऑडिट फाइल बन गई। ठीक है, अब मैडम ने कहा कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको टेस्ट में दिए थे 1 to 10, इसमें से 3rd, 4th और 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको अलग जगह पे और लिख लेना। आपने एक को नोटबुक प्रिपेयर करी, इसमें केवल 3rd, 4th और 5th पॉइंट निकाल के लिख दिया, अब उसे हमने क्या कह दिया, ऑडिट नोटबुक कह दिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन तीनों में सेम ही है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल माइनर माइनर सा। क्लियर, अब समझ में आया? Yes, ma'am. चलो, तो डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे कौन सा है, 230 है ना? 230। ओके, वर्किंग पेपर्स या फिर डॉक्यूमेंटेशंस किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर की। ऑडिटर की। ऑडिटर कब बाउंड है कि उसे वर्किंग पेपर्स का कोई एक्सट्रैक्ट या लीगली बाउंड हो मैम तब। मैम लीगली अगर कोई उसे बोलता है कि उसको दिखाना है, कोई भी एक्ट या लीगल अथॉरिटी आपको बाउंड करती है, ओनली इन दैट केस आपको वो दिखाना होगा। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है? ये मैं बता रही हूँ आपको वापस से, कल अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्वेश्चन ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके नोट्स में 7 होगा, वो सीरीज थोड़ी सी गलत डल गई थी, 5th के बाद में डायरेक्टली 7 है, उसको 6th कर लेना। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, सिंपली ये एक डिटेल्ड प्लान है, समझना क्या है, ये वर्ड्स याद रखने हमें। क्या है ऑडिट प्रोग्राम? एक्चुअली ये प्लान है, जब हम प्लानिंग करते हैं ना, उस टाइम पे हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमने प्लानिंग में पढ़ा था, हम क्या डिसाइड करते हैं प्लानिंग में? कैसे करनी है मैम? 3 वर्ड्स बताओ मुझे, प्लानिंग, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। ऑडिट प्रोसीजर। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। हम क्या ऑडिट प्रोसीजर करने वाले हैं, हमें उनका कैसे ऑडिट करना है, इसका पूरा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करते हैं। तो जब हम ये नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करते हैं, तो इन सारी चीजों को हम लिखते कहाँ पे हैं? हम उन्हें लिखते हैं ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम क्या हुआ, एक्चुअली प्लानिंग स्टेज पे बनने वाला एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। तो ये क्या है, एक डिटेल्ड प्लान है। क्या हुआ, इस डिटेल्ड प्लान के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमें ऑडिट वर्क कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, हमें किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शन को या फिर किसी भी असेट को वेरिफिकेशन कैसे करना है, उसका कैसे जज करना है कि ये चीज करेक्ट लिखी हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या नहीं लिखी हुई है। इसके लिए हम किस बंदे को लाइबिलिटी दे रहे हैं, हमें कौन से एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, हमें कितना टाइम इस वर्क को कंप्लीट करने में देना है। क्या बोला मैंने, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, ये सारी चीजें मेरे कहाँ लिखी हुई रहेगी, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। ऑडिट प्रोग्राम इज एक्चुअली अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट प्लानिंग स्टेज, है ना। पूरी प्लानिंग हमारी ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ही होती है। इसका भी हमें डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है कि हमने कैसे प्लान किया था। उस पेपर को हम केवल ऑडिट टाइम पे दिखाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, वो भी आपका पार्ट ऑफ वर्किंग पेपर होगा, क्योंकि वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंटेशन तभी से स्टार्ट हो जाते हैं जब से आपका ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है,
क्लियर, समझ में आया क्या है ऑडिट प्लान, सॉरी ऑडिट मैम प्रोग्राम, यस मैम ऑडिट प्रोग्राम है ना। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक डिटेल्ड प्लान है। सबसे फर्स्ट जो हमको याद रखना है, एक डिटेल्ड प्लान है। नाउ इस डिटेल्ड प्लान में क्या आएगा, हमारे को ये याद रखना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट के बारे में लिखना है हमें इसमें। तो क्या क्या हम ऑडिट वर्क वहां पे जाकर के परफॉर्म करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, हमें कौन से ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, लाइबिलिटी या ड्यूटीज का सेग्रीगेशन कैसे करना है, और हमें किस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें हमारी ऑडिट प्रोग्राम के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए पढ़िए। एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड। हमें जाकर के क्या ऑडिट प्रोसेस लगाने हैं, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम। मैंने कल आपको एक ऑडिट प्रोग्राम का सैंपल बताया था कि इस टाइप से ऑडिट प्रोग्राम होता है। इस सैंपल को याद रखोगे ना तो आपको लैंग्वेज लिखने में इजी रहेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करी, टाइम डिसाइड किया, मॉर्टेलिटी डिसाइड करी, ऑडिट एविडेंसेस क्या क्या कलेक्ट करने हैं ये डिसाइड किया। ठीक है, रिमार्क मैं खुद अभी डिसाइड नहीं करूंगी, ये तो मेरे जब चेकिंग होगी तब जाकर के वहां पे कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है सेकेंड लाइन में, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम। लाइक परचेजेस के लिए मुझे उसका वेरिफिकेशन या वाउचिंग कैसे करनी है, मुझे परचेजेस आइटम में जो भी अमाउंट्स लिखी हुई है, जो भी एंट्रीज करी हुई है, ये सब करेक्टली एंटर्ड है या नहीं है, इसके लिए क्या ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। सेकंड लाइन का मीनिंग है कि आपको वो प्रोसीजर्स लिखने हैं जिससे मैं किसी भी आइटम को चेक कर पाऊं। वेरिफिकेशन का मतलब हुआ चेक करना। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ईच आइटम एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइटम यहाँ पे आया ट्रांजैक्शंस के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे एक्चुअली वर्ड आया है हमारे सारे असेट्स और लाइबिलिटीज के लिए। एंड द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड, और इस प्रोसीजर को करने में हमें कितना टाइम लगेगा ये भी चीज ऑडिट प्रोग्राम में लिखी हुई रहती है। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि किस बंदे को क्या वर्क हमने दिया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी ठहराने के लिए पर्सन का नाम भी वहां पे लिखा हुआ रहता है। आगे की लाइंस में आ जाएगा ये। टू बी मोर कंप्रिहेंसिव, एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ रिटर्न प्लान कंटेनिंग एग्जैक्ट डिटेल्स, सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है विथ रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट, कि हमें ऑडिट करना कैसे, इसके रिलेशन में हर एक चीज रिटर्न में लिखी रहती है ऑडिट प्रोग्राम में। इट इज अ डिस्क्रिप्शन और मेमोरेंडम ऑफ द वर्क टू बी डन ड्यूरिंग एन ऑडिट। ये क्या है कि हमें काम कैसे करना है, इसके लिए एक हमने ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है। ठीक है, इसलिए जस्ट ये क्या एक डिस्क्रिप्शन है या मेमोरेंडम है वर्क का कि आपको ऑडिट करनी कैसे है। ऑडिट प्रोग्राम सर्व एज अ गाइड in arranging and distributing the audit work as well as checking against the possibility of the omissions। ये हमें एक गाइड देता है कि हमें कैसे काम को डिवाइड करना है, कौन सा बंदा क्या काम करेगा। साथ में ही हम कोई चीज भूल ना जाएं, जब हम ऑडिट प्लेस पे जाएं तो ऐसा ना हो कि परचेजेस करते करते हम भूल जाएं कि हमें परचेजेस के साथ में जीएसटी भी चेक करना है। ठीक है, ऐसा ओमिशन नहीं हो, इसके लिए हम ऑलरेडी फ्री माइंड से बैठ करके क्या बना लेते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बना लेते हैं। क्लियर ये 5 to 6 लाइंस? यस मैम। यस मैम। नाउ एडवांटेजेस क्या होंगे ऑडिट प्रोग्राम के, तो सिंपल सा आप समझो, आपको क्या मिल गया है, एक ऑलरेडी रेडी लिस्ट मिल गई है कि मुझे क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। अब कुछ पॉइंट्स आप आपके हिसाब से सोचो, यानी आर्टिकल्स के हिसाब से सोचो, कुछ पॉइंट आप सीए के हिसाब से पूछो। जस्ट वेट 2 मिनट अनुज,
है ना। कुछ पॉइंट्स आप आपके असिस्टेंट्स के हिसाब से सोचो और कुछ पॉइंट्स आपको कैसे सोचने एडवांटेज में एज अ सीए मुझे क्या वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो पहले मैं एज अ सीए बताती हूँ। मैंने आपको एक ऑडिट प्रोग्राम रेडी करके दे दिया। तो फर्स्टली एक बार के लिए ऑडिट प्रोग्राम मेरी हमेशा की हर ऑडिट के लिए ये रेडी हो जाता है ना, क्योंकि परचेजेस में वही एविडेंसेस आपको लेने पड़ेंगे, सेल्स में अगेन हर साल वही एविडेंसेस आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना होता है, ऑडिट प्रोग्राम का हमेशा रिव्यू जरूर करते रहना चाहिए कि अगर कोई स्टैंडर्ड चेंज हो गया, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑडिट प्रोग्राम में क्या चेंजेस आएंगे, सिर्फ वही काम हमें नेक्स्ट ईयर की ऑडिट्स में करना होता है। ठीक है, बाकी हमारे पास ऑलवेज क्या रहती है, एक रेडी चेकलिस्ट रहती है कि आपको इस कंपनी का जाकर के ऑडिट करना कैसे है। तो मेरा बर्डन क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ। नाउ नेक्स्ट, मैंने इसके अंदर हर एक पर्सन को ऑडिट वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो मैं आपके वर्क का आकर के सुपरविजन कर सकती हूँ, आपके ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक टाइम लिमिट भी दी है कि आपको किस काम को कितने टाइम पीरियड में करना है। आपका क्वालिटी कंट्रोल भी देख सकती हूँ, कैसे कि आपको जो एविडेंसेस मैंने कहा था वो सारे एविडेंसेस आपने लिए या नहीं लिए। तो क्वालिटी कंट्रोल कर रही हूँ, किसी भी टाइम पे आकर के मैं चेकिंग कर सकती हूँ कि आपने किस लेवल तक ऑडिट को कंप्लीट कर दिया है। आपके ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ, सुपरविजन कर सकती हूँ। नाउ कोई गलती अगर हो गई है ना, लाइक परचेजेस के अंदर कोई गलती हो गई, तो मैं उसी बंदे को अकाउंटेबल ठहराऊंगी, मैं उसी बंदे को अकाउंटेबल ठहराऊंगी जिसका ऑडिट प्रोग्राम में नाम आ रहा है। ठीक है, बाकी किसी को भी मैं अकाउंटेबल नहीं ठहराऊंगी। ठीक है, देन मेरे हमेशा एक यूनिफॉर्मिटी बनी हुई रहती है कि मुझे किसी भी काम को किस तरीके से करना है। ठीक है, इसकी मेरी क्या बनी रहेगी, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। ये मेरे सारे क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए ऑडिट प्रोग्राम के। समझ में आए एडवांटेजेस? कोई भी चीज ऑमिट नहीं होगी मेरी। ठीक है, क्योंकि मैं फ्री माइंड से होकर के उस समय पे ऑडिट प्रोग्राम बना रही हूँ, तो मेरा कोई भी स्टेप ऑमिट नहीं होगा, मैं वहां पे सारी चीजें मर्ज कर सकती हूँ। और ऑडिट प्रोग्राम रिजिड नहीं होता है। ठीक है, मैं उसे इजीली चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंगली जब मैं क्लाइंट प्लेस पे जाती हूँ मुझे कुछ चेंजेस मिलते हैं, तो मैं इजीली ऑडिट प्रोग्राम को चेंज कर सकती हूँ, वो रिजिड नहीं होता है। समझ में आए क्या क्या एडवांटेजेस हुए मेरे ऑडिट प्रोग्राम के? यस मैम। नाउ डिसएडवांटेजेस, अभी रीड कर रहे हैं अपन एडवांटेजेस को। डिसएडवांटेजेस एक सिंपल सी बात है कि मैंने आपको हर एक चीज लिख करके दे दी है कि भाई आपको ये काम इस तरीके से करना है, तो क्या आप अपना माइंड अप्लाई करोगे? नो मैम, नहीं करोगे ना। जब मैंने आपको इतना ज्यादा कंफर्ट लेवल दे दिया कि भाई आपको सिर्फ जाकर के ये चीजें लेनी है, तो आप कभी अपना माइंड अप्लाई नहीं करोगे। अगर बाय चांस कोई चीज मुझसे छूट गई, जैसे मान लो मैंने लिखा आपके ऑडिट प्रोग्राम में परचेज लिख दिया, सेल्स लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए, सैलरी, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए, फिक्स एसेट्स भी लिखी, लाइबिलिटी भी लिखी, बट फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन का पॉइंट लिखना मैं आपके ऑडिट प्रोग्राम में भूल गई। आपको डेप्रीसिएशन भी चेक करना पड़ेगा ना, सही लगाया या नहीं लगाया, करना पड़ेगा चेकिंग। ठीक है, बट जब मैं ऑडिट प्लान बना रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं डेप्रीसिएशन लिखना भूल गई। अब मैंने आपको ऑडिट प्रोग्राम पकड़ा दिया, आपके सामने पूरा ब्लूप्रिंट है कि आपको जाकर के क्या क्या काम करना है। क्या अब आप अपने माइंड में लेकर के आओगे? अगर जो लेजी पर्सन्स होते हैं सिर्फ अपना बिना दिमाग चलाए जो हमने कहा उसी तरीके से चलेंगे, वो कभी भी ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि मैं कोई चीज लिखना इसमें भूल गई हूँ, है ना। आपको केवल कब याद आ सकता है, जब डेप्रीसिएशन आपको क्लाइंट की बुक्स में मिल रहा है और आपने लिखना भूल गए हैं। अगर क्लाइंट भी आप ही का वेट कर रहा है कि भाई आकर के वो ही मुझे फिगर बता देंगे कि कितना डेप्रीसिएशन लगाना है, मैं एंट्री कर दूंगा, तो आपके पूरी ऑडिट से डेप्रीसिएशन का नाम क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप ऑडिट प्रोग्राम डिसाइड करते हो, अगर आपके असिस्टेंट्स केवल आपके ऑडिट प्रोग्राम पे ही रह करके चल रहे हैं,
ठीक है, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, कोई इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, इन दैट केस आपका कोई ना कोई पॉइंट ओमिट हो सकता है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। नाउ कुछ स्मॉल कंसर्न्स होती है, स्मॉल कंसर्न्स लाइक जिनका टर्नओवर बहुत ही कम है, 10 लाख 20 लाख इतना ही टर्नओवर है, ठीक है, उनके लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाना इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, हमें वहां पे जाकर के 10-20 लाख की ऑडिट तो हर एक पर्सन जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है वो 1 डे में ही कंप्लीट कर देता है। तो उसके लिए मैं बैठ करके पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाऊं, इतना सारा टाइम उसको दूं, तो ये सिर्फ क्या होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो ऑडिट प्रोग्राम स्मॉल कंसर्न्स के लिए क्या होता है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ये नॉर्मली मिडिल साइज्ड फर्म्स और बिग साइज फर्म्स के लिए ही बनाया जाता है। क्लियर। नाउ एक इसका डिसएडवांटेज कि एक ही टाइप का ऑडिट प्रोग्राम आप हर टाइप के बिजनेस के लिए यूज में नहीं ले सकते हो। क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट प्रोग्राम किसी सर्विस सेक्टर कंपनी के लिए यूज में ले सकती हूँ? नो मैम। नहीं ना। क्या मैं किसी सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी का ऑडिट प्रोग्राम किसी हॉस्पिटल के लिए यूज में ले सकती हूँ? नो मैम। नहीं। हर एक टाइप ऑफ कंपनी के लिए अलग अलग बिजनेस नेचर के अकॉर्डिंग मुझे सबका ऑडिट प्रोग्राम क्या बनाना होता है, अलग अलग बनाना होता है। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज। नाउ हम डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते। फर्स्टली, the auditor's task become mechanical and the auditors may lose interest and initiatives, है ना। हमारी टास्क क्या बन गई, एक तरह से मैकेनिकल बन गई कि हमने स्टार्टिंग में ही सारी चीजें लिख ली, अब बाद में जाकर के नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 2 इयर्स बाद में हम हमारा खुद ही इंटरेस्ट खो देते हैं कि यार एक ही चीज, यही तो सारा सब कुछ करना है, सीधा सा पकड़ाओ वो करके आ जाएंगे, हम इसी का क्या कर लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, तो हम खुद भी क्या हो गए, हमारा खुद का इंटरेस्ट खो गया है और हम खुद भी कोई इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। नाउ ड्राइंग अप ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम मे बी अननेसेसरी फॉर अ स्मॉल कंसर्न। स्मॉल कंसर्न के लिए ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होता है। नाउ सेकंड, दो द ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, ये हमें एक एडवांटेज है कि वो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है कि ये काम किसने किया। ठीक है, जैसे फिक्स एसेट्स का सारा काम मैंने अनुज को दिया। ठीक है, नाउ मैं खुद ही उसमें डिप्रिसिएशन लिखना भूल गई थी, तो नाउ अनुज ने क्या किया, काम किया, फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करके आ गया, फिक्स एसेट्स जो कोई परचेज करी थी उसके बिल देख लिए, सारी चीजें ओनरशिप चेक कर ली, ये सब चीजें करके आ गया, वो खुद भी डिप्रिसिएशन के बारे में देखा ही नहीं। ठीक है, नाउ अब जब मैं ऑडिट का रिव्यू ले रही हूँ कि आपने सारे पॉइंट्स देखे या नहीं देखे, दैट टाइम पे मेरे माइंड में आया फिक्स एसेट्स का डिप्रिसिएशन तो देखा ही नहीं। अब मैंने कहा अनुज फिक्स एसेट्स का डिप्रिसिएशन तो आपने देखा ही नहीं, तो अनुज क्या बोलेगा, मैडम ऑडिट प्रोग्राम में लिखा ही कहाँ था, मैं तो ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा था। तो वो डायरेक्टली किसके ऊपर आ जाएंगे, हम खुद को डिफेंड करने के लिए ये बोल देंगे कि आपका ऑडिट प्रोग्राम ही सही नहीं था। वो खुद कभी भी कोई भी स्टेप्स नहीं लेते हैं कि कोई चीज भूल गए तो हम वो खुद कर लें। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, बट इनएफिशिएंट स्टाफ। इनएफिशिएंट का मतलब है कि ऐसा बंदा जो खुद अपने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा है, मे डिफेंड देमसेल्व्स। डिफेंड देमसेल्व्स मतलब अपने आप की गलतियां छुपा रहे हैं वो लोग, by stating that the matter was not contained in the audit program. Clear? Rigid program cannot be laid down for each type of business. जैसे मैंने आपको कहा हॉस्पिटल्स का मैं सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए नहीं ले सकती, मैन्युफैक्चरिंग का किसी सर्विस सेक्टर के लिए यूज में नहीं ले सकती। तो रिजिड प्रोग्राम मैंने ऐसा कर लिया कि यार मैं है ना पूरा का पूरा ही एक ऑडिट प्रोग्राम हर टाइप के इनकम्स एक्सपेंसेस डाल करके बना लेती हूँ और सब में वही यूज ले लूंगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपनी, आपके एविडेंसेस क्या हो जाएंगे, वहां पे चेंज हो जाएंगे। इसलिए हर एक बिजनेस के लिए आप सेम प्रोग्राम नहीं ले सकते। यस, पहले प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। हम इसमें सेकंड वाला, एक मिनट, डिसएडवांटेजेस में कोई प्रॉब्लम? 4 पॉइंट, थर्ड वाले पॉइंट का, हाँ थर्ड वाले पॉइंट का
मैम जो सेकंड लाइन जो- है ना थर्ड वाले की, सेकंड पॉइंट भी बताना है क्या पूरा? हाँ मैम। सेकंड Yes, पॉइंट ma'am. सिंपल सा ये है कि स्मॉल कंसर्न्स के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है, मैंने आपको कहा कि भाई कंपनी के ऑडिट करना कंपलसरी है, ठीक है। कंपनी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका फर्स्ट ईयर है, उसने केवल एक ही परचेज किया और एक ही सेल किया, क्या इसके लिए मैं ऑडिट प्रोग्राम बनाने बैठूंगी? नो मैम। नहीं ना। No, ma'am. तो क्योंकि वो बहुत स्मॉल कंसर्न है, वहां पे ऑडिट प्रोग्राम बनाना सिर्फ क्या है मेरे लिए अननेसेसरी है, वेस्ट ऑफ टाइम है अगर मैं बनाने बैठी तो। क्लियर सबको? सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट भी बताना है क्या वापस से? मैम एक बार अनुज वाला एग्जांपल बता दीजिए जो आपने बताया था अभी थर्ड पॉइंट के लिए। हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि हमको मान लो कि मैंने आपको फिक्स एसेट्स का ऑडिट करने के लिए दिया कि ये ऑडिट करके आप आ जाना, इसमें असेट्स का चीज जो है वो आपको चेक करना है, ठीक है। असेट्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें चेक करनी होगी। अगर मैंने आपको कहा इस कंपनी का 1 करोड़ का असेट है, इसके अंदर लैंड है, इसके अंदर मशीनरीज है, आप क्या चीजें चेक करोगे अपने हिसाब से बताओ। अकाउंट्स को याद करना, अकाउंट्स में क्या क्या चीजें हमें कही हुई है। मैम परचेज सेल डेप्रिसिएशन। परचेज सेल डेप्रिसिएशन, गुड। और ओनरशिप चेक करोगे उसकी? यस मैम। पब्लिक। ओनरशिप चेक करोगे, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, यस मैम। है ना, हाँ। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये कितने सारी समय चीजें के लिए? हम यूज में करेंगे, हम लेंगे, है ना। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हमें कुछ कंप्लाइंसेस के लिए कहता है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप चेक करेंगे कि आपने कंप्लाई किया या नहीं किया। आप ये चेक करोगे कि लास्ट ईयर की अकाउंटिंग पॉलिसी और करंट ईयर की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डिप्रिसिएशन सेम है या नहीं है, ये सारी चीजें चेक करोगे आप लोग, ठीक है। अगर आपका कोई लॉस बाय फायर हो गया था या आपने हायर परचेज पढ़ा है आप लोगों ने? नो मैम। अच्छा, मैम जो इंस्टॉलमेंट पे हाँ, पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई आप इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं की और वो असेट आपकी चली गई है रियल में और आप अभी भी उसे बैलेंस शीट में शो कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें असेट्स के लिए चेक करनी होती है, ठीक है। नाउ जब मैं असेट्स का ऑडिट प्रोग्राम बना रही थी तो ये जो मैंने 7-8 चीजें बोली, मैंने बाकी सब तो लिखा पर मैं डिप्रिसिएशन लिखना भूल गई, ठीक है। मैंने लिखा ही नहीं कि भाई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देखना कि आपने किसी असेट को 6 महीने बाद में यूज में लेना स्टार्ट किया है, परचेज किया था 6 मंथ्स बाद में, तो आपको 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, फुल ईयर का नहीं लगाना है ना। तो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कैलकुलेट करना है, ये मैं मेरे ऑडिट प्रोग्राम में लिखना भूल गई थी। जब मैं लिखना भूल गई, आपको मैंने एक फिक्स्ड स्टेप्स दिए हैं। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या, आपको फिक्स्ड स्टेप्स दे दिए। कैसे फिक्स्ड स्टेप कि भाई परचेज बिल देख लेना, इंटरनल कंट्रोल्स देख लेना, ट्रांसपोर्टेशन बिल्टी देख लेना, स्टॉक रजिस्टर देख लेना। इसी टाइप से फिक्स्ड असेट्स के भी मैंने आपको स्टेप्स दे दिए कि ये चीजें चेक कर लेना। इसमें मैं आपका डिप्रिसिएशन लिखना भूल गई, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेरे ऑडिट प्रोग्राम के भरोसे जाकर के काम कर रहे हैं, तो आप भी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को स्किप कर देंगे। तो अब जब मैं आपको अकाउंटेबल ठहराने की बात आएगी, जब मैं खुद वापस से रिव्यू कर रही हूँ आपके काम का, तो मैंने कहा भाई फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन तो लगाया ही नहीं, P&L में डेप्रिसिएशन आ ही नहीं रहा, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी फिक्स एसेट्स की चेकिंग करना? तो पता चला अनुज की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने अनुज को बुलाया कि आपने डेप्रिसिएशन नहीं देखा, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये वो। तो वो डायरेक्टली मुझे क्या कह देगा, आपने लिखा ही नहीं ऑडिट प्रोग्राम में। ऑडिट प्रोग्राम में मैंने जो भी चीजें लिखी थी वो सारी चीजें करी है। तो इस तरीके से अगर हम ऑडिट प्रोग्राम में कुछ चीज लिखना भूल जाते हैं तो हम उस काम के लिए किसी को अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकते, वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और हमारे से कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस हो सकता है। समझ में आया? यस मैम। ओके,
अच्छा, अब कोई प्रॉब्लम डिसएडवांटेजेस में? मैम नो मैम। यस, मैम अब मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑडिट प्रोग्राम वो होता है जो एक ऑडिटर एक शेड्यूल बनाता है ऑडिट करने के हाँ, लिए, कि बिल्कुल। शेड्यूल है ऑडिट प्रोग्राम। वही है ऑडिट प्रोग्राम, वही है। उसको इन डिटेल हमने क्या लिख दिया कि भाई आप वहां पे जाके काम क्या क्या करोगे, उसको हर एक चीज को 3 पार्ट्स में वहां पे ऊपर डेफिनेशन में हमने बता दिया था। ये एक तरह से शेड्यूल ही है, कौन बंदा क्या काम करेगा, कितने टाइम में काम करेगा, काम क्या करना है। ओके, नाउ एडवांटेजेस, इट सर्व्स एज अ रेडी चेकलिस्ट। रेडी चेकलिस्ट है हमारे पास में, क्या क्या काम करना है हमको सारी चीजें लिखी हुई रहती है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। मैम। यस मैम। सेकंड, ऑडिट वर्क कैन बी प्रॉपर्ली अलोकेटेड टू ऑडिट असिस्टेंट्स और आर्टिकल क्लर्क्स। मैंने आपको बताया था कि हम अकाउंटेबिलिटी ठहराते हैं, इसके अंदर किस बंदे को क्या काम देना है, ये सारी चीजें हमें लिखी हुई रहती है। जैसे यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया था कि मैंने परचेजेस का काम निखिल को दिया था, असेट्स का काम अनुज को दिया था। समझ में आया सेकंड पॉइंट? यस मैम। Now third, the auditor may easily know the extent of work done at any point of time. जैसे मैं कभी भी जाकर के देख सकती हूँ कि आपने कितना काम किया है। ये मैं कैसे देख सकती हूँ ये बताती हूँ। ये ऑडिट प्रोग्राम मैंने आपको बना करके दे दिया, ठीक है। यहाँ पे असेट्स के बारे में भी आपको सारी डिस्क्रिप्शन दे दी थी मैंने कि अनुज चेक करेगा, उसे क्या क्या चीज चेक करनी है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा सा। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है उसे, एक उसे डेप्रिसिएशन का चेकिंग करना है, ठीक है। एक उसे ओनरशिप चेक करनी है कि कोई न्यू असेट परचेज करिए तो हमारे नाम पे ही परचेज हो रही है ना, ठीक है। उसे अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक करनी है। इस टाइप से मैंने बहुत सारी चीजों के लिए लिख दिया। मैंने सेल्स के लिए भी लिख दिया, है ना, सारे एविडेंसेस जो भी लेने, अकाउंटेबल कौन है। सेल्स के बाद में मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी लिख दिया, सबको टाइम भी अलॉट कर दिया, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए भी लिख दिया। ना ये मेरा ऑडिट प्रोग्राम क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। ना मैंने आपको कहा था निखिल को कि 3 दिन में आपको ये काम करना है, ठीक है। अनुज को भी कहा कि आपको ये काम 2 दिन के अंदर करना है। अब मैं गई 2 दिन बाद में, ऑडिट स्टार्ट होने के 2 दिन बाद में, तो इन लोगों को क्या करना होता है, इन्होंने जो चीज चेक कर ली है उसके आगे इनको टिक लगाना होता है कि ये काम मैंने कर लिया, मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम आई वो सारी। साथ में अनदर वर्किंग नोट्स रहते जहाँ पे इन डिटेल मेरे परचेज का वेरिफिकेशन किया हुआ हर एक चीज वर्किंग रहती है। तो मैं कभी भी जाकर के किसी भी लेवल पे जाकर के आप लोगों की इंक्वायरी ले सकती हूँ, लाइक कि आपका कितना काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से मैं आपके ऊपर क्या रख रही हूँ, कंट्रोल रख रही हूँ, आपका सुपरविजन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैम। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, द ऑडिटर में इजीली नो द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन। आपने किस हद तक काम कर लिया है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी आकर के आपके ऊपर चेकिंग कर सकती हूँ। तो दस द प्रोग्रेस ऑफ वर्क डन कैन बी अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द ऑडिटर, इसलिए उसके सुपरविजन और कंट्रोल में काम होता रहता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, ऑडिट प्रोग्राम वुड नॉट ओनली बी यूजफुल फॉर द ऑडिट असिस्टेंट इन कैरिंग द ऑडिट वर्क। केवल ऑडिट असिस्टेंट के लिए फायदेमंद नहीं है, ये प्रिंसिपल के लिए भी फायदेमंद है। मैंने आपको कहा ना, एडवांटेजेस 2 तरीके से सोचो, एक एज एन असिस्टेंट आपको क्या हेल्प मिलेगा, और एक एज एन प्रिंसिपल मतलब जो मेन सीए है उसको क्या काम में आएगा ये ऑडिट प्रोग्राम। तो मेरे क्या काम आएगा, मैं आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर सकती हूँ किस बंदे को क्या काम करना है। मुझे आकर के वापस से काम करने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ आपके काम का क्या करूंगी, रिव्यू करूंगी विद द हेल्प ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी अटेंड कर सकते हैं हम, ठीक है। सेम प्रोग्राम हम टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। सेम बिजनेस के लिए सेम प्रोग्राम आप यूज में ले सकते हो नेक्स्ट ईयर भी, बट आपको रिव्यू जरूर करना चाहिए क्योंकि बिजनेस नेचर चेंज होता रहता है, बिजनेस के अंदर काफी चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए ये यूजफुल रहेगा। एविडेंस है ये कि हमने काम किया है, हमने अच्छे से प्लानिंग करी है, ये इसका एविडेंस है।
कोई नेग्लिजेंसी नहीं करी है अपना काम करने में, ये इसका एविडेंस है, ठीक है। और टीम मेंबर्स को हम इजीली काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, ये भी क्या है, एक यूजफुल नेस एडवांटेजेस है हमारे ऑडिट प्रोग्राम का। क्लियर सबको ऑडिट प्रोग्राम? यस मैम। यस मैम। चलिए रीजॉइन कर लीजिए एक बार।